चलिए आज शुरू करेंगे हम लोग काइनेमेटिक्स। दो लेक्चर इसके थे, एक वर्नियर कैलिपर और एक स्क्रू गेज में चला गया। अभी जो मेरे पास प्रयास लेक्चर में खत्म हो जाएगा। बेसिक से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते चले जाएंगे। बेसिक से स्टार्ट करने का मतलब है डिस्टेंस की बात करनी है, सबसे पहले ये 5 चीजें जानते हैं। ठीक, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। ठीक है, क्या है डिस्टेंस? किसी को दूरी नहीं पूछ रहा, दूरी। किसी वक्त सारे काम शहर में गली गली क्या समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन दूरी है। और दो बिंदुओं की लंबाई को दूसरे कौन सी लंबाई? कौन सी लंबाई? कोई भी। और बताओ भैया। हाँ, क्या है दूरी? एक्चुअल लेंथ। कहाँ कहाँ था? इनिशियल पॉइंट और ये क्या है? फाइनल। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की जो क्या है? एक्चुअल लेंथ है, वास्तविक लंबाई, वो क्या है? दूरी। और यही चीज इसमें आ जाएंगे अगर तो प्रारंभिक व अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम लंबाई, न्यूनतम मतलब शॉर्टेस्ट, और ये क्या है? लेंथ। इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की जो शॉर्टेस्ट लेंथ है वो क्या है? डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। अब बात आती है एक्चुअल लेंथ में और शॉर्टेस्ट लेंथ में डिफरेंस क्या है। ठीक है, एक्चुअल लेंथ वो है जिसमें आप खुद चल रहे हैं। एक्चुअल लेंथ वो है जिसमें आप खुद क्या कर रहे हैं? चल रहे हैं। शॉर्टेस्ट लेंथ इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि आप उसमें चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। जैसे मैं तुमको एग्जांपल देता हूं, बीएम कॉलोनी वाली रोड को सब लोग जा चुके होंगे, सब बांदा के ही सब हट गए वहां। ये जीआईसी कॉलेज है। ठीक, ये रोड जा रही है बगल से, जा रही है। आगे जाके ये रोड यहाँ मुड़ जाती है, स्वराज कॉलोनी मिल जाती है यहाँ से कैसे, और ये सीधे चली जाती है आगे डिग्री कॉलेज की तरफ। ये पूरा क्या है? जीआईसी ब्लॉक है कि नहीं? ठीक, तुमको यहाँ जीआईसी से यहाँ पहुंचना है। पहले यहाँ पे आरटीओ ऑफिस हुआ करता था, अब नहीं होता है। तो तुम क्या करोगे? मान लो 4 मीटर यहाँ चल रहा है और 3 मीटर तुमको यहाँ चल रहा है। इनिशियल पॉइंट तुम्हारा क्या है? ए, और फाइनल पॉइंट तुम्हारा क्या है? बी। तो सरकार ने रोड बना के दी है, तुम कहाँ जाओगे? रोड में जाओगे, तो पहले यहाँ से जाओगे, फिर ये वाला टर्न लोगे। ठीक, पहले क्या था कि इस ग्राउंड के बगल में जो बड़ी सी नाली बनी हुई है सीमेंटेड,
वो पहले नहीं बनी हुआ करती थी, वो नाली यहाँ पहले नहीं बनी हुआ करती थी हम लोग के टाइम पे। तो हम लोग सीधे यहीं से साइकिल को उड़ाते थे और सीधा यहाँ पहुँचते थे। कोई ज्यादा चलना चाहता है क्या? कोई ज्यादा चलना चाहता है क्या? अगर आपको किसी ग्राउंड को पार करना होता है तो क्या आप, जैसे आपको यहाँ से यहाँ जाना है, तो क्या आप इस तरह जाते हैं या सीधा सीधा इस तरह जाते हैं? हमारा जो ब्रेन है वो ऑटोमेटिक सेट है किसके लिए? डिस्प्लेसमेंट के लिए, विस्थापन के लिए। वो क्या जानता है? विस्थापन सबसे कम कैसे चलना पड़ेगा, है ना। घर से बाजार जाने के 3 रास्ते हैं, तुरंत पहले दिमाग 5 मिनट दौड़ाते हैं, कम कहाँ से पड़ेगा। तो ये जो कम वाली थ्योरी है, यही क्या है? विस्थापन। कितना विस्थापन होगा यहाँ से यहाँ तक जाने? 5। क्या लगाएंगे? पाइथागोरस। क्या लगाएंगे? पाइथागोरस थ्योरम। तो डिस्टेंस कोई पूछे क्या है, तो एक्चुअल लेंथ ये, और विस्थापन क्या है? डिस्प्लेसमेंट। शॉर्टेस्ट लेंथ कहां से कहां की? ए से बी। शॉर्टेस्ट लेंथ हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही मिलती है। शॉर्टेस्ट लेंथ हमेशा कहां मिलती है? सरल रेखा। अगर आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए तो आपको कहां जाना पड़ेगा? हमेशा सरल रेखा। बात समझ आई? समझ रहे हैं? घूमते फिरते जाएंगे, कभी भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं। बात क्लियर है? अच्छा, अगर आप उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, खैर हम लोग को वेक्टर और स्केलर बाद में पढ़ना है, लेकिन आप इतना जानते होंगे कि दूरी कैसी राशि है? अदिश, यानी कि स्केलर। और ये ठीक, क्या मिल गया? दूरी मिल गई और क्या मिल गया? विस्थापन। अब आइए जरा किस पे? चार्ज, स्पीड। क्या होता है ये? डिस्टेंस अपॉन टाइम। और ये क्या हो जाएगा? जनरली दोनों को भी सही दिखाते हैं। डिस्टेंस भी क्या है? स्केलर। और टाइम भी क्या है? स्केलर। तो ये भी क्या है? स्केलर। डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर। तो ये भी क्या है? ठीक। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? फिलहाल के लिए जान लीजिए कि जिनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होते हैं वो वेक्टर है, फिलहाल के लिए, क्योंकि ये सही नहीं है इसलिए कह रहा हूँ फिलहाल के लिए तो पढ़ने के लिए। जिनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है वो वेक्टर, और जिनके पास केवल मैग्नीट्यूड वो स्केलर, अभी फिलहाल के लिए। ठीक है, डेफिनेशन सही नहीं है, बिल्कुल गलत है। जैसे आपसे कोई कहे 30 किलोमीटर पर आवर, ये क्या है? स्पीड। क्या है? स्पीड। और कोई कहे 30 किलोमीटर पर आवर इन ईस्ट, ये क्या है? जब मैग्नीट्यूड माने कुछ वैल्यू और डायरेक्शन दोनों वेलोसिटी, जब केवल क्या हो? मैग्नीट्यूड हो, तो फिर क्या? स्पीड। गाड़ी का मीटर क्या बताता है? स्पीड। कौन सी स्पीड? उसका नाम है स्पीडोमीटर। तो सीधी सी बात है, क्या बताएगा? स्पीड। क्यों? वो केवल ये दिखाता है कितने में चल रही है, कहां चल रही है, क्या दिखाता है? नहीं दिखाता। इसकी बात करता है केवल मैग्नीट्यूड की। क्लियर है? अब स्पीड देखिए दो पार्ट में डिवाइड होती है। स्पीड जो है दो पार्ट में डिवाइड होती है। कैसे? एक होती है औसत चाल, इसको बोलते हैं एवरेज स्पीड, और एक होती है तात्क्षणिक चाल, इसको बोलते हैं इंस्टैन्टेनियस स्पीड। ठीक, इसी तरह ये भी दो तरीके की। जब भी कोई चीज बार बार बदल रही हो, जब भी कोई चीज बार बार क्या बदल रही हो?
मतलब कोई चीज बार बार परिवर्तित हो रही होती है तो हमें हमेशा उसके एवरेज की बात करनी होती है। किसकी बात करनी होती है? एवरेज की। और जब किसी पर्टिकुलर टाइम में बात करनी हो तो किसकी बात करते हैं? इंस्टेंटेनियस की। एग्जांपल समझ लें, गाड़ी का आपके मीटर जो है, आप गाड़ी चला रहे हैं, आप नीचे देखा, देखा तो 40, 40 क्या है? जिस समय आपने नीचे देखा उस समय आपकी चाल क्या है? क्या हमेशा 40 है? थोड़ी देर बाद खाली रोड देखोगे तुरंत घुमा दोगे। फिर कभी मन किया देखने का कि 100 तक पहुंची कि नहीं, लक्ष्य यही रहता है कि एक बार कहां पहुंचा दे 100, मतलब 100 में ऐसा क्या है समझ में नहीं आता। सबके साथ हमारे साथ भी है, 100 पहुंचा के तुरंत वापस, 100 पहुंच गई तुरंत वापस बैक 60-70। एक मन करता है पहुंचाएं यार, देखिए कैसा फील आता है। थोड़ी सी हाथ ढीला हो जाए तो गाड़ी आगे और आदमी पैराशूट की तरह कहां पहुंच जाएगा। तो जिस समय आपने देखा उस समय जो आपको चाल दिखाई दी, स्पीड दिखाई दी, वही क्या है? इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंट का मतलब होता है उसी टाइम पर, एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट, यानी कि किसी निश्चित समय पर, किसी निश्चित, हिंदी बोले तो क्षण, एट पर्टिकुलर टाइम, मतलब कोई टाइम से बता दिया कि नहीं यही है, तो फिर कौन सी चाल की बात करेंगे? तात्क्षणिक की। अब तुम बैठे बस में, कहां से कहां पहुंचे? बांदा से कानपुर। कितना चले? बांदा से कानपुर बहुत पहुंचाता हूं बच्चों को, सब लोग जा चुके होते हैं इसलिए, है ना। दूसरा कोई डायरेक्शन रास्ता बताएंगे तो समझ में पाओगे। कितने किलोमीटर? 140। कितने किलोमीटर? 140। कितना टाइम लगा? 4 घंटे। अब तुम पहुंच गए कानपुर, तुम कहां पहुंच गए? कानपुर। अब तुमसे कानपुर में जो बस अड्डे में तुम्हारा इंतजार करना, उसने तुमसे पूछा कि भैया किस स्पीड से आए? तुम क्या करोगे? तुरंत डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस चलिए 140, टाइम लगा 4, 35 किलोमीटर पर आवर। लेकिन क्या तुम्हारी बस हमेशा 35 किलोमीटर पर आवर से चली है? 60 भी चलिए, 70 भी चलिए, 10 भी चलिए, 20 भी चलिए, सिचुएशन के हिसाब से। तो बात क्यों हमने एवरेज की? क्योंकि हमारी स्पीड लगातार बदल रही थी, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। तो जब भी कोई चीज क्या हो, बदल रही हो, तो क्या निकाल लेते हैं? औसत चाल। और वी एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। जितना डिस्टेंस चले हो उसमें टोटल टाइम जितना लगा उससे क्या कर दीजिए? डिवाइड कर दीजिए, क्या मिल जाएगी? एवरेज। ठीक। इंस्टेंटेनियस के लिए किसी को मालूम है फॉर्मूला? हाँ, ds अपॉन dt। जो आपकी डिस्टेंस हो उसको टाइम के रिस्पेक्ट में क्या कर दीजिए? डिफरेंशिएट कर दीजिए। ये पूरा कंप्लीट नहीं है। इसके बाद जो वैल्यू आती है उसमें आपको उस टाइम की वैल्यू रखनी पड़ेगी जिस टाइम पर आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन। कैसे? जैसे एवरेज की बात तब होती है जब टाइम इंटरवल बड़ा हो। जब टाइम इंटरवल क्या हो? बड़ा हो। जैसे अभी बताया 4 घंटे बस चली, 10 मिनट तक कोई गति करता रहा, मोशन में रहा, 5 सेकंड तक कोई मोशन में रहा। 5 सेकंड कम ना मानना, 5 सेकंड माने 0 से 5 सेकंड। जब टाइम इंटरवल क्या हो? बड़ा हो। तो किसकी बात होगी? हमेशा एवरेज की। कह दें कि तुमने भैया 9:01 मतलब 9 बजे से तुमने अपनी मोशन स्टार्ट की, 10 बजे तक तुम मोशन में रहे, तो पूरे टाइम में तुम्हारी स्पीड क्या है? तो औसत की बात करेंगे। कह दें कि 9:01 पर, 9:01 पर, है ना। हिंदी में आता है शब्द वे और इंग्लिश में आता है टीएच। या जैसे अगर उसमें शुरू में पढ़ोगे तो आरडी आएगा, जैसे थर्ड, है ना, फिर सेकंड या फोर्थ, इस तरह। समझ रहे हैं? आप 0 से 10 सेकंड तक इसमें रहे, मोशन में रहे, तो बताइए 4 सेकंड पूरे में नहीं, कहां? 4 सेकंड, मतलब एट पर्टिकुलर टाइम। जब किसी पर्टिकुलर टाइम की बात करेगा तो किसकी बात कर रहा है? इंस्टेंटेनियस की। जब कहते हैं कि 0 से 10 सेकंड तक आप मोशन में रहे, बताइए कितनी आपकी स्पीड है। बोलेगा नहीं कि एवरेज निकालना नहीं निकालना, बोलते बात अलग है, नहीं बोलेगा तब भी आपको समझना है कि पूछ क्या रहा है। जब टाइम इंटरवल 1 सेकंड से बड़ा हो तो एवरेज। अब जब किसी पर्टिकुलर टाइम पर 30वें सेकंड में, 5वें सेकंड में, 6वें सेकंड में, 7वें सेकंड में, 9वें सेकंड में
टीवे सेकंड में है। इसकी बात करेंगे इस टाइप की सेम कहानी यहाँ जो ये पूरी बातें इसके लिए लिखी है वही पूरी बातें इसके लिए है। इसको क्या लिखेंगे वी एवरेज को टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम और इसको क्या लिखेंगे फिर से वही ds by dt बस s क्या है इस बार डिस्प्लेसमेंट क्लियर है ना बोलो बाकी एवरेज तब आएगा जब टाइम इंटरवल बड़ा हो इंस्टैंटेनियस आएगा जब टाइम इंटरवल क्या हो टाइम इंटरवल का मतलब समय अंतराल जब टाइम इंटरवल क्या हो सूक्ष्म मतलब वेरी स्मॉल दोनों मिक्स करके चलिए वो बुरा ना माने हिंदी के लिए क्लियर है अब इसको जिस तरह नोट करना चाहो नोट कर लो ये है मैट्रिक्स माया जाल जरूरी नहीं कि आप इस तरह नोट करें आप एक चीज कोई टॉपिक लिखिए उसके बारे में लिखा लिख लीजिए दूसरा इस तरह करके आप नोट कर सकते हैं बायो वाले कितने हैं डिफरेंशिएशन आता है कि नहीं डिफरेंशिएशन अवकलन हिंदी में तुम तो मैथ वाले हो ना आता है और बायो वाला कौन है आता है क्यों फिजिक्स की कोचिंग नहीं पढ़ी 11-12 में कहीं नहीं पढ़ी कहाँ के रहने वाले बांदा के किस स्कूल में थे बजरंगा में बजरंगा नहीं है यार वो आदर्श बजरंग इंटर कॉलेज तो तुमने कोचिंग नहीं पढ़ी थी अच्छा स्कूल में पढ़ा है किससे अवस्थी जी से शुक्ला जी से बहुत खतरनाक क्लास टीचर थे क्या हाँ और बायो वाले कहाँ गए डिफरेंशिएशन आता है अरे यार तुम कर रहे हो भैया डिफरेंशिएशन आता है थोड़ा बहुत बगल में डिफरेंशिएशन ये मैथ का पार्ट नहीं है ये फिजिक्स का पार्ट है 11th में जब तीसरा चैप्टर ये पढ़ाया जाता है तो उसके पहले डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पढ़ाया जाता है भूल गया सब भूल गया याद दिला नोट कर लो पहले डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की देख लें 2 मिनट फिर शुरू करेंगे अब गीताग्नि रोज आना है क्या अच्छा जीआईसी वगैरह का बना के रखना जब टाइम इंटरवल सूक्ष्म हो छोटा हो वेरी स्मॉल
हो गया? आगे बढ़े। अब क्या आता है? एक्सेलरेशन। किसे दिखाते हैं? स्मॉल ए से। क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। ये कौन वाला एक्सेलरेशन है? एवरेज। इसमें भी क्या आएगा? इंस्टेंटेनियस dv बाई dt। क्या आएगा? dv बाई dt। सेम कंडीशन है। एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। ठीक। एक्सेलरेशन अगर आपका क्या है? पॉजिटिव है। एक्सेलरेशन क्या है? पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है? वेलोसिटी जो है टाइम के साथ क्या हो रही है? बढ़ रही है। और अगर एक्सेलरेशन निगेटिव है, इसको कभी-कभी डिसेलरेशन भी बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? मंदन। तो वेलोसिटी टाइम के साथ घट रही है। जो लोग हिंदी मीडियम वाले हैं, धीरे धीरे इंग्लिश में स्विच करना चाहते हैं, तो वो अरिहंत की एक बुक अभी आई थी, अरिहंत प्रकाशन की एक बुक आई है अभी लास्ट ईयर जो है, दोनों लैंग्वेज में है। दोनों लैंग्वेज का मतलब जिस तरह मैं लिख रहा हूँ उसी तरह की लैंग्वेज में है। समझ रहे हैं नहीं? बहुत महंगी नहीं है। 200 रुपए का एक उसका होगा, मतलब जैसे 2 पार्ट में है ना, तो 200-250 रुपए की बुक है। उसको आप लेकर थोड़ा सा स्विच कर सकते हैं, मतलब शुद्ध हिंदी वाले हैं, उसमें इसी तरह लैंग्वेज यूज की गई है, इस तरह लिखी हुई है। ठीक है ना? तो हिंदी इंग्लिश दोनों की थोड़ा सा आपको क्या आ जाएगी? समझ आ जाएगी स्टार्टिंग में, अगर आप चाह रहे हैं कि आप स्विच करना चाह रहे हैं तो। अरे जेई नहीं, बोर्ड लेवल की यार, पहले बेसिक ना क्लियर करोगे, सीधे जेई में कूद जाओगे। यहां तक बात क्लियर है? जैसे एक्सेलरेशन दिया हो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है 2 मीटर पर सेकंड, यानी कि हर सेकंड वेलोसिटी ये जो कि प्लस में है, तो हर सेकंड वेलोसिटी कितनी बढ़ रही है? 2 मीटर पर सेकंड। अगर आपसे कह दे कि t इज इक्वल टू 0 पर v इज इक्वल टू 0 है, तो बताइए t इज इक्वल टू 3 पर v कितना होगा? तो कितना होगा? एक्सेलरेशन इतना दिया है, कह रहा है t इज इक्वल टू 0 पे v 0 है, तो बताओ t 3 पर v कितना होगा? सब खत्म हो बेटा, खत्म, खा से खत्म, है ना? अरे यार t इज इक्वल टू 0 पे v 0 है, अब हर सेकंड वेलोसिटी 2 बढ़ानी है, तो जब t 1 होगा तो 0 से बढ़ के कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। जब t 2 होगा तो 2 और बढ़ेगी, 4 हो जाएगी। जब t 3 होगा तो कितनी हो जाएगी? समझ रहे हैं? इसको एग्जांपल नोट कर लीजिएगा।
ठीक, नोट करो। अब चलते हैं, शुरू करते हैं डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन। हो गया? जब तक आप इसको मैथ का पोर्शन मान के पढ़ते रहेंगे कभी ना सीख पाएंगे। बायो वालों की बात करना होगा, ठीक है ना? ये मान के चलेंगे मैथ है तो कभी ना आएगा। चलिए देखिए, इसमें दो चार रूल्स हैं जो आपको समझने हैं। बेसिक, हम लोग बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं पढ़ना, केवल अपने मतलब का पढ़ना है। अपने मतलब का मतलब ये है कि अगर आपको कोई फंक्शन दिया हुआ है x की पावर n, जहां n कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10, तो डिफरेंशिएशन का सिंबल होता है d बाई डी। नीचे लिखते हैं जिसके रिस्पेक्ट में, जिसके सापेक्ष क्या करना हो, अवकलन करना हो। अगर d बाई dx लिखा है तो इसका मतलब है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। क्लियर है? और जो ऊपर लिखा होता है उसका करना है। अब इसको क्या पढ़ेंगे? डिफरेंशिएशन ऑफ fx विद रिस्पेक्ट टू x। fx का अवकलन x के सापेक्ष। ठीक, क्या लिखते हैं? d बाई dx और fx की वैल्यू कितनी है? x की पावर है। जब भी ऐसी सिचुएशन बन के तैयार होगी कि x की पावर n हो और नीचे किसके साथ रिस्पेक्ट में हो? x के रिस्पेक्ट में, तो हमेशा याद रखेंगे जो पावर है वो आगे आ जाती है और एक पावर कम हो जाती है। जो भी पावर होगी वो आगे आ जाएगी और एक पावर क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जैसे इसके एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, अगर आपसे कहे d बाई dx x की पावर 3 का क्या करिए? डिफरेंशिएशन, तो पावर आगे आएगी और एक पावर कम होकर क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ये होगी नंबर 1 की बात। ठीक, नंबर दूसरी बात, अगर फंक्शन में आपके साथ कोई कांस्टेंट भी ऐड हो, a x की पावर है, a कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कुछ भी हो सकता है। तो अगर आपसे कहें कि d बाई dx fx करिए, तो आप d बाई dx fx की वैल्यू कितनी है? a x की पावर है, तो हमेशा याद रखें कांस्टेंट को बाहर निकाल लेंगे तुरंत। अंदर क्या बचेगा? d बाई dx x की पावर है और इसका तुम पहले ही जान चुके हो, तो a और फिर क्या हो जाएगा? n x की पावर n माइनस 1। मतलब जो भी कांस्टेंट होते हैं वो डिफरेंशिएशन से कहां जाते हैं? बाहर आ जाते हैं। नंबर 3, अगर fx इज इक्वल टू दिया हो x1 की पावर n और प्लस दिया हो x2 की पावर n, मतलब एक साथ दो फंक्शन प्लस या किसमें आ जाए? माइनस में आ जाए। किसमें आ जाए? प्लस या माइनस में। फिर आपसे कहे कि d बाई dx fx करो, तो तुम लिखोगे d बाई dx और fx की वैल्यू कितनी है? x1 की पावर n प्लस माइनस x2 की पावर n। प्लस माइनस इरर के लिए नहीं लगा दिया, ध्यान देना कि अभी अभी इरर पढ़ते चले जा रहे हैं तो प्लस माइनस इरर, मतलब यहाँ x1 की पावर n प्लस भी हो सकता है, x1 की पावर मतलब माइनस भी हो सकता है, जो भी होगा उसी हिसाब से। तो सीधी सी बात है, एक बार इसका करेंगे और एक बार इसका करेंगे, तो d बाई dx x1 की पावर n प्लस माइनस d बाई dx x2 की पावर n। इसका करना भी आप जानते हैं और इसका करना भी आप जानते हैं। पावर आगे आएगी, एक पावर कम हो जाएगी, इसमें एक पावर आगे आएगी, एक पावर क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। नंबर 3। फिर क्या आता है? नंबर 4, अगर आपके पास जो फंक्शन है वो उसमें x का, जैसे x का फंक्शन है, इसमें x हो ही ना, केवल ये क्या हो? कांस्टेंट हो। ये क्या है? कांस्टेंट। तो d बाई dx fx लिखोगे, यानी कि d बाई dx a, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होता है? 0, अगर प्योर कांस्टेंट है।
अगर कांस्टेंट के साथ फंक्शन है तो कांस्टेंट बाहर निकाल लीजिए, फंक्शन का क्या कर दीजिए, कॉपी कर दीजिए। अगर केवल कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा, जीरो। क्लियर है? और कोई बेसिक रूल जो छूट रहा हो? नहीं। है लॉग लॉग मतलब नहीं। अब बात आती है किसकी, समाकलन की। ये थोड़ा सा ठीक है, अच्छी चीज है। इंटीग्रेशन, जिस तरह अवकलन का साइन क्या था, डी बाई डी एक्स, उसी तरह इसका सिंबल होता है, सांप बनाइए और क्या लिखिए, dx। इसका मतलब है x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। इसका मतलब क्या है, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। अब देखिए शुरू करते हैं। मान लीजिए आपके पास फंक्शन हो fx और उसकी वैल्यू कितनी हो, x की पावर n, और आपसे कहें इसका क्या करिए, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, तो आप क्या लिखेंगे, फंक्शन और ये साथ में ये साथ dx किसके लिए हो गया, ये, और किसका करना है, fx का, तो fx यहां लिखा, fx की वैल्यू x की पावर n और आगे क्या लगाया dx। इसमें क्या करते हैं, पावर एक क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं और उसी पावर से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, देखो जस्ट रिवर्स चल रहा है सिस्टम, ध्यान देना। पावर आई मल्टीप्लाई है, पावर आई डिवाइड, मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड, पावर एक कम हुई, पावर एक बढ़ गई। अगर आप किसी फंक्शन का पहले इंटीग्रेशन करके उसका दोबारा से क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं, तो फिर से वही मिल जाएगा। समझ रहे नहीं, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन जस्ट उल्टा। अगर किसी का तुमने इंटीग्रेशन भी कर दिया और फिर से उसका डिफरेंशिएशन भी कर दिया तो फिर वही मिल जाएगा। मतलब इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे क्या कर देते हैं, खत्म। क्लियर है? अब इसमें वही वही कहानियां हैं। क्या, मान लो, चलो एग्जांपल देख लो इसका एक छोटा सा। हमको करना है मान लो x की पावर 3 का, ठीक, तो क्या लिखेंगे, fx dx is equal to x cube dx, पावर क्या होगी, बढ़ाएंगे x की पावर 4/4। अब मैथ वालों के में अगर जाएंगे आप एग्जैक्टली तो फिर यहाँ पर एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है, लेकिन हमें कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हम केवल जनरल पढ़ रहे हैं, लिमिट वाला पढ़ना मेन हमारा लिमिट है। अब देखिए आगे नंबर 2 पे फिर वही कहानी। अगर fx के साथ कोई कांस्टेंट लिखा हो और फिर आपसे कहे कि fx dx निकालिए, तो fx की जगह आप लिखेंगे ax की पावर n dx, कांस्टेंट यहां से भी बाहर आएगा और अंदर क्या बचेगा, xn dx, और इसकी वैल्यू आप जानते हैं x की पावर n + 1 डिवाइड बाय n + 1। नंबर 3 पे अगर फिर से दो फंक्शन दिए हो, fx = x1 की पावर n + x2 की पावर n, और आपसे कहे fx dx निकालिए, तो फिर वही कहानी है। आप क्या लिखेंगे यहाँ, fx की वैल्यू x1 की पावर n + x2 की पावर n, और पूरे में क्या है, dx, तो इसका अलग और इसका अलग, तो ये x1 की पावर n dx हो जाएगा और ये x2 की पावर n dx हो जाएगा। लास्ट वाला केस भी सेम है। अगर प्योर क्या हो, कोई कांस्टेंट हो, तो उसका जो डिफरेंशिएशन होगा और मतलब इंटीग्रेशन होगा, वो क्या होगा, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन, हाँ कांस्टेंट क्या आएगा, देखो जरा ध्यान से, तीन हो गए, नंबर 4 यहाँ लिख देते हैं। अगर आपके पास केवल क्या हो, कांस्टेंट हो a, और आपसे कोई कहे कि fx dx करिए, ठीक है ना, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, a और साथ में क्या लिखेंगे, dx। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आ जाता है, क्या, a के साथ क्या मान लेंगे, 1, कांस्टेंट को बाहर निकाला, इस 1 को क्या मैं x की पावर 0 लिख सकता हूँ, बोलो। अब लगाओ रूल x की पावर n वाला, तो पावर एक बढ़ेगी तो 0 से कितनी हो जाएगी, 1, x की पावर 1 लिखने की जरूरत है नहीं, और 1 से डिवाइड करेंगे तो उसको भी करने की जरूरत नहीं है, आंसर कितना हो जाएगा, ये x। कुल मिला के अगर इसके कहने का मतलब ये है कि अगर कहीं dx लिखा हो तो मतलब x आएगा, dy लिखा हो तो y आएगा, dz लिखा हो तो z आएगा, क्योंकि तुम यहाँ 1 मानोगे और 1 को लिखोगे x की पावर 0, तो पावर 1 बढ़ा दोगे तो कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। कुछ ना लिखा हो इसके अंदर तो कितनी वैल्यू आती है, dx की x, dy की y, dz की z, dv की v, dA की a, जो भी होगा। क्लियर है? यहाँ पे नोट करिए, एक और बचा है लिमिट वाला, सबसे इंपॉर्टेंट वही है, उसको करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। बेसिक इतना ही है
देखिए एक टाइप और है, उसको सीधे एग्जांपल लेके बता रहा हूँ। जैसे आपको दिया हो fx इज इक्वल टू x की पावर 3, ठीक है। आपसे कहे x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 2 में इसका क्या करिए, समाकलन यानी कि इंटीग्रेशन करिए, ठीक है। ध्यान समझिएगा। नॉर्मली आप ये पढ़ चुके हैं एग्जांपल में, वो x क्यूब लिखा है, चेंज क्या किया गया है, x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 2 तक क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तुम लोगों ने पढ़ लिया इंटीग्रेशन? चलो अभी नहीं पढ़ा होगा ना। देखो क्या लिखेंगे आप, fx dx, ठीक। fx की वैल्यू कितनी है, x क्यूब, और यहां पर आगे क्या लगाना है, dx। अब जहां से जहां तक के लिए कहे, तो जहां से कहे वो होती है लोअर लिमिट, क्या होती है वो लोअर लिमिट, उसको लिखते हैं यहां पर 0, और जहां के लिए कहे वो होती है अपर लिमिट, उसको लिखते हैं ऊपर। ये है, ये करने का तरीका बिल्कुल सेम है। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा x की पावर 4 डिवाइड बाई 4, और अब आप यहां लगाएंगे, जब इंटीग्रेशन हो जाता है तब बड़ा ब्रैकेट लगाते हैं, और नीचे लिखा है 0, ऊपर क्या लिखा है 2। इस 4 कांस्टेंट से आपको मतलब नहीं। इस 1/4 को बाहर निकाल लीजिए, यहाँ x की पावर 4 है, यहाँ 0 से क्या है 2। अब बारी आती है लिमिट रखने की, इसकी बारी आती है लिमिट रखने की। देखो दो तरह के इंटीग्रेशन होते हैं, एक डेफिनेट और एक इनडेफिनेट, एक निश्चित समाकलन और एक अनिश्चित समाकलन। ये जो आप सॉल्व कर रहे थे सब अनिश्चित समाकलन है। क्यों? तुम x की वैल्यू बदलते जाओ, तुम्हारा आंसर बनता जाएगा। x की वैल्यू मतलब कोई कुछ और आएगा, x की वैल्यू कोई कुछ और आएगा। इनडेफिनेट, निश्चित नहीं है कुछ। ये होते हैं निश्चित समाकलन, डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल का मतलब कि मान एक निश्चित ही आएगा, ठीक है ना। अब जैसे देखो लिमिट रखनी है, तो लिमिट का सिस्टम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। लिमिट हमेशा वेरिएबल में रखी जाती है। किस में रखी जाती है, वेरिएबल यानी कि चर राशि में, जिसमें क्या किया गया है, समाकलन किया गया है। तो 1/4 को अलग रखिए, अपर लिमिट एक बार x जगह क्या रखना है, 2 रखना है, तो 2 की पावर क्या हो जाएगा 4, और माइनस लोअर लिमिट, तो x जगह क्या रखना है 0, और 0 की पावर कितना है 4। 2 की पावर 4 का मतलब 16, और 0 की पावर 4 का मतलब 0, कितना आएगा 16/4, और ये कितना आ गया, ये देखिए वैल्यू मिलेगी आपको, ये फिक्स वैल्यू है 4, वो फिक्स नहीं है, उसमें आप वैल्यू x की चेंज करते रहेंगे, कुछ भी आता रहेगा। ये क्या है, डेफिनेट इंटीग्रल, एक वैल्यू इसकी फिक्स हो गई, कितना आएगा 4 ही आएगा। ये है, हमको जो यूज करना है अपने सिलेबस में वो इसका यूज करना है। ये है, इतना और नोट कर लीजिए, फिर शुरू करते हैं आगे। नोट हो गया, आगे बढ़े। चलिए
ये नोट करके कुछ बातें लिखेंगे। आपने अभी पढ़ा था क्या, सिंस a इज इक्वल टू dv बाई dt, ठीक है। जरा समझना, जब तुमको वेलोसिटी देकर एक्सेलरेशन पूछे, जब तुमको वेलोसिटी देकर एक्सेलरेशन पूछे, वेग देकर त्वरण पूछे, तो वेग का अवकलन करने के समय के सापेक्ष, क्लियर है। अगर तुमसे एक्सेलरेशन देके वेलोसिटी पूछ ले तो तुम इस फार्मूले से कुछ नहीं कर सकते हो। अगर तुमको a दे दे और तुमसे v पूछ ले, तुम कुछ नहीं कर सकते। उसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, कुछ दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। उसी दूसरे तरीके की तरफ चल रहे हैं। इस जरा dt को यहां भेज दीजिए, तो dv इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a dt, ठीक है। हमको चाहिए v, हमको क्या चाहिए v, क्या कर दीजिए दोनों तरफ इंटीग्रेशन, यहां भी और यहां भी, ठीक। बोलो, अब इसके बाद दो कंडीशन आ सकती हैं। अगर उसने टाइम इंटरवल दिया हुआ है इतने से इतने तक, तो देखो जरा ध्यान समझना, जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा होता है लिमिट हमेशा उसी की होती है। जैसे यहाँ टाइम के रेस्पेक्ट में हो रहा है तो लिमिट क्या लगाएंगे, t1 से t2। मान लीजिए उसने कहा 0 से इतने सेकंड में जरा वेलोसिटी बताओ, हमने कहा ठीक है 0 से इतने बता, क्लियर है। अब वेलोसिटी की लिमिट लगाने के लिए ये सब क्वेश्चन से ही आएगा। जैसे क्वेश्चन भी सब दे, जैसे मान लो उसने कह दिया कि t बराबर 0 पर कोई पार्टिकल रेस्ट में है। जब कोई पार्टिकल रेस्ट में है तो जब t बराबर 0 है, यहाँ t1 बराबर 0, तो यहाँ वेलोसिटी कितनी होगी, सपोज दैट 0। और जब समय कुछ हो गया 5 सेकंड 6 सेकंड, तो वेलोसिटी कितनी होगी वो आपसे पूछ रहा है, तो आप मान लीजिए कि वेलोसिटी कितनी होगी, v होगी। दूसरी कंडीशन क्या बन सकती है, आपसे कह देगा जब, भाई आपने पढ़ा होगा ना ये वाली इक्वेशन पढ़ी है आपने ना, v = dq + at, इसमें u क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी, और v क्या है, फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी होता है जब t = 0, तब वेलोसिटी u है, और जब t = t होता है तब वेलोसिटी v हो जाती थी। तो यहाँ पर भी वो कंडीशन आ सकती है। हो सकता है जब टाइम t1 हो तो वेलोसिटी v1 हो, जब टाइम t2 हो गया हो तो वेलोसिटी v2 होगी। क्लियर है। अच्छा, dv का इंटीग्रेशन कितना आएगा, v, अभी अभी देखा था, और लिमिट क्या क्या है, v1 से v2। इसको इस तरह छोड़ दीजिए, क्योंकि इसमें आपको वैल्यू रख के सॉल्व करना है, इसमें अभी तो कुछ नहीं कर सकते। a dt लिमिट रखेंगे तो क्या हो जाएगी, अपर लिमिट v2 माइनस लोअर लिमिट t1 से t2 a dt, सही है। v2 माइनस v1 को क्या मैं चेंज इन v लिख सकता हूं, और यहाँ क्या हो जाएगा t1 से t2 a dt। अगर एक्सेलरेशन देके वेलोसिटी पूछेगा तो एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, कट से क्या कर देंगे इंटीग्रेशन, लिमिट लगाएंगे, क्या मिल जाएगा आंसर। डेल्टा का मतलब हमेशा याद रखिएगा, डेल्टा का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी डेल्टा दिख जाए मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। यह यहाँ भी देखो वही था, फाइनल माइनस इनिशियल, v2 माइनस v1, क्या लिख दिया डेल्टा। सेम यही कंडीशन कहाँ मिलेगी आपको, कि नोट नंबर 1 नोट नंबर 2। तुमने भी पढ़ा था v = ds by dt। डिस्प्लेसमेंट देके वेलोसिटी पूछेगा क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन। लेकिन अगर रिवर्स में चले जाएं तो क्या लिखेंगे, अगर v देके s पूछ ले तो ds = v dt, क्या करेंगे दोनों तरफ इंटीग्रेशन। फिर से वही कहानी, t1 से t2 और s1 से s2, कितना आ जाएगा s, s1 से s2, ये वही रहेगा t1 से t2 v dt, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी s2 माइनस s1, यानी कि डेल्टा s t1 से t2 v dt। याद रखें लिमिट हमेशा उसी की लगेगी जिसके रिस्पेक्ट में क्या हो रहा होगा, इंटीग्रेशन। क्लियर है, ये भी नोट कर लीजिए। अब सवाल की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि अब आप इंटीग्रेशन जान गए, डिफरेंशिएशन जान गए, वहां से वहां कैसे जाएंगे डिफरेंशिएशन करके वो भी जान गए, यहां से वहां कैसे आएंगे इंटीग्रेशन करके वो भी जान गए। अब आप समझ रहे हैं क्वेश्चन के लिए।
गया। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, उसमें सारी चीजें निकाल लेंगे एक ही बार में। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन है, मतलब किसी कण का विस्थापन निम्न प्रकार दिया गया है, इस प्रकार s इज इक्वल टू 3t क्यूब प्लस 2t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 2, किसमें है मीटर है। ये आपको क्या दे दिया है डिस्प्लेसमेंट, किस पर डिपेंड कर रहा है टाइम पर, टाइम का फंक्शन है ना। अब तुमसे कह रहा है फाइंड नंबर 8, ठीक, velocity between t is equal to 0 to t is equal to 4 तो बड़ा हो जाएगा 2। t is equal to 0 से t is equal to 2 में क्या निकालनी है velocity। नंबर दूसरा velocity at t is equal to 2 सेकंड, यहाँ भी सेकंड लगा दीजिएगा। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है क्वेश्चन की क्या है, कह रहा है 0 से 2 सेकंड में वेलोसिटी और कह रहा है दूसरे सेकंड में वेलोसिटी, मतलब पहला केस है एवरेज वेलोसिटी का और दूसरा केस है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का। फिर वही कहानी नंबर 3 सब पूछ लेंगे इसी में, एक्सेलरेशन बिटवीन t is equal to 0 to t is equal to 2 सेकंड, और नंबर 4 एक्सेलरेशन at t is equal to 2 सेकंड। ये सारे डिफरेंशिएशन वाले हैं, ठीक है, सारे का मतलब जो जो है, बाकी जो नहीं है उसको देखते हैं। ठीक, देखो शुरू करें, चलिए पहले पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। पहले पार्ट में हमसे क्या पूछा है, वेलोसिटी बिटवीन t is equal to 0 से t is equal to 2, यानी कि एवरेज वेलोसिटी की बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है एवरेज की, और हम जानते हैं एवरेज वेलोसिटी होती है डेल्टा s बाई डेल्टा t, ठीक है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। अब जरा ध्यान से देखो, डेल्टा का मतलब हमेशा क्या बताया था, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल क्या है 0 और इनिशियल क्या है 2, तो मैं इसको क्या लिखूंगा s2 माइनस s0 और t2 माइनस t0। बात समझिएगा ध्यान से, डेल्टा का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल कहां पर 2 पर और इनिशियल कहां पर 0 पर, टाइम 2 सेकंड माइनस 0 सेकंड, t2 की वैल्यू कितनी होगी 2 और t0 की वैल्यू कितनी होगी 0। समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं। अब तुम्हें s2 और s0 कहां से मिलेगा, s का इक्वेशन तुमको दिया है, जहां जहां t मिल जाए वहां वहां 2 रख दो तो s2 मिल जाएगा, जहां जहां t दिया है वहां वहां 0 रख दो, क्या मिल जाएगा s0 मिल जाएगा, वैल्यू रख दोगे क्या जाएगा आंसर आ जाएगा। तो अपने को करना क्या है, इसको मानना है इक्वेशन 1 और निकालने चलना है क्या s2, तो क्या लिखेंगे s2 इज इक्वल टू जहां जहां t मिल जाए, भाई s किस पर डिपेंड कर रहा है टाइम, हमसे कह रहा है s2 मतलब t बराबर 2 पर बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो हमने कहा जहां जहां t है वहां वहां 2 रख देते हैं। जरा ध्यान से देखिए क्या होगा, 3 into 2 का क्यूब प्लस 2 into 2 का स्क्वायर प्लस 4 into 2, ये नहीं कि यहाँ कुछ नहीं लिखा है इसको गायब कर दे, वो तो रहेगा ही रहेगा, समझ रहे हो। चलो सॉल्व करो, 24 8 फिर 8 और फिर 2 कितना आया 42 मीटर, सही है, 32 8 40 2 42। फिर क्या निकालना है s0, तो जहां जहां t है वहां वहां 0 रखिए, तो 3 into 0 का क्यूब प्लस 2 into 0 का स्क्वायर प्लस 4 into 0 प्लस 2, सब कट जाएगा, केवल क्या बचेगा 2 बचेगा, तो s0 कितना आ गया 2 मीटर, ठीक है। तो कहां चलेंगे, दिस इंप्लाइज v एवरेज कहां से कहां 0 से 2, कितना हो जाएगा s2 की वैल्यू है 42,
S0 की वैल्यू है कितनी 2, T2 की वैल्यू है 2 सेकेंड और इसकी वैल्यू कितनी है 0 सेकेंड। कितना बचा 40 और ये कितना आया 2 यानी कि 20 मीटर पर सेकेंड। 0 से 2 सेकेंड में क्या है ये इसकी एवरेज वेलोसिटी। क्लियर है, पहला पार्ट आया। अब जरा ध्यान से देखिए दूसरा पार्ट सॉल्व करना है। दूसरे में कह रहा है क्या वेलोसिटी एट t इक्वल टू, जब किसी पर्टिकुलर टाइम पे वेलोसिटी पूछता है तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछ रहा होता है, तो हम क्या लिखेंगे v इज इक्वल टू ds बाई dt। ठीक है, पहला आपका काम है क्या, ये क्या है टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। s की वैल्यू लिख दो जरा 3t क्यूब प्लस 2t स्क्वायर प्लस 4t और प्लस, ठीक है। आपका काम पहले ये कि इसका डिफरेंशिएशन करके v का फार्मूला बनाइए। उस फार्मूले में तुमसे कहां पूछ रहा है t बराबर 2 पर, जहां जहां t मिल जाए वहां वहां 2 रख देना, क्या जाएगा आंसर। इंटीग्रेशन करना जानते हैं, डिफरेंशिएशन थोड़ा मैं डायरेक्ट करूंगा। जब कई सारे टर्म होते हैं तो सबका अलग अलग होता है, अभी पढ़ा था। अगर किसी फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट हो तो वो बाहर आता है, पढ़ा था। तो देखो 3t क्यूब में 3 क्या है कांस्टेंट, तो 3 कहां है बाहर। जब t क्यूब का करेंगे तो पावर कहां आती है आगे, और एक पावर क्या हो जाती है कम। तो 3 आ गया आगे और क्यूब से कितना बचा स्क्वायर, एक टर्म खत्म, आगे क्या लगा है प्लस। 2 कांस्टेंट में बाहर आएगा, t स्क्वायर पावर 2 आगे आएगी, एक पावर कम हो जाएगी तो केवल क्या बचेगी प्लस 4 बाहर आएगा। और याद रखें जब भी dt बाई dt करेंगे तो वैल्यू हमेशा 1 रहती है, तो dt बाई 4 आ गया बाहर, केवल t बचा, तो dt बाई क्या होगा dt कितना जाएगा 1, और ये 2 प्योर कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। जो बच रहा है उसको लिखिए 3 * 3 9t स्क्वायर 4t प्लस 4, सही है। ये किसकी इक्वेशन है वेलोसिटी की, ठीक है ना। तुम्हें निकालना कहां है वेलोसिटी at t is equal to 2, तो क्या लिखेंगे at t is equal to 2, v2 is equal to 9 2 का स्क्वायर प्लस 4 into 2, और ये क्या है प्लस 4, तो कितना हो जाएगा ये 36 प्लस और प्लस कितना हो गया 48 मीटर पर सेकंड। ये क्या गया वेलोसिटी एट 2 सेकंड। ठीक है, अगर ध्यान समझना नेक्स्ट वाला कैसे करोगे, नंबर 3 और नंबर 4। अब तुम्हें एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन डिपेंड करता है वेलोसिटी पर। अब तुम्हें उस s से कोई मतलब नहीं है। अब जो तुम्हारे लिए क्वेश्चन है वो ये, तुम्हारे लिए क्वेश्चन क्या है, ये क्या है क्वेश्चन, हमें निकालना है एक्सेलरेशन बिटवीन t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 2। तो हम क्या लिखेंगे एक्सेलरेशन 0 से 2 क्या होगा डेल्टा v जानते हैं ना बाई डेल्टा t, तो क्या लिखेंगे v2 माइनस v0 और t2 माइनस t0। जिस तरह हमारे पास s की इक्वेशन थी तो हमने s2 और s0 निकाल लिया था, उसी तरह हमारे पास v की इक्वेशन है। इसमें t बराबर 2 रखेंगे तो v2 मिलेगा, और t बराबर 0 रखेंगे तो v0 मिलेगा। v2 की वैल्यू रखेंगे, v0 की वैल्यू रखेंगे, यहाँ रखेंगे 2, यहाँ रखेंगे 0, सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा a 0 से 2। तीसरा पार्ट मिल जाएगा। चौथे में क्या करोगे, याद करो तुम्हारे पास s की इक्वेशन थी, तुमने डिफरेंशिएशन कर दिया था, सही है। डिफरेंशिएशन करने के बाद जो मिला था उसमें लास्ट में वैल्यू रख दी थी t की। तो अब तुम किसका डिफरेंशिएशन करोगे वेलोसिटी का, क्योंकि a इज इक्वल टू क्या होगा dv बाई dt, क्या होगा dv बाई dt। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, जो मिल जाएगा उसको बचा लेंगे, बाद में उसे लेकर रख देंगे t की वैल्यू। चलिए शुरू करिए। तो क्या निकालना है v2 निकालना है, क्या लिखेंगे v2 इज इक्वल टू, v की इक्वेशन ये है जहां जहां t वहां वहां 2, तो 9 into ये मुझे लगता है एक बार हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं 48 आएगा, देख लो चाहे समझ गए हो, निकाल चुके हैं ना, डायरेक्ट लिखते हैं 48 और b 0 निकाल लो, तो देखो 4 बचेगा 9 into 0 का स्क्वायर प्लस 4 into 0 और प्लस 4, तो कितना हो जाएगा ये केवल 4। ये 48 मीटर पर सेकंड है, ये 4 मीटर पर सेकंड है। तो चलिए निकाल लीजिए। तो a 0 से 2
48 माइनस 4 और 2 माइनस 0, तो 0 से 2 ये बचा 44, ये आया 2, यानी कि 22 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है? बोलो, कोई दिक्कत? ठीक, आगे बढ़ो। अब कहां चले? अब चले इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालने, यानी कि नंबर 4, ये आपको निकालना पड़ेगा क्योंकि यहाँ जगह नहीं है। a इज इक्वल टू करोगे dp/dt, ये है आपकी इक्वेशन, इसका क्या कर देना, डिफरेंशिएशन। जो बच जाए लास्ट में वहां t की जगह क्या रख देना, 2, क्या मिल जाएगा आंसर। क्लियर है? इतना ही पूछ सकता है। हाँ, जिस तरह इसमें किया उसी तरह उसमें करना है। क्लियर है? सॉल्व करिए।
और हो गया लास्ट वाले कितना है कितना 40 नोट हो गया क्यों हो गया सबका चलिए